SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अजीज तुलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की क्लास का आगाज हम करते हैं। ओवर टू सर खान हसन रियाज। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग पार्टिसिपेंट्स, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज मुझे एक लेक्चर पढ़ाने का, एक टॉपिक पढ़ाने का मौका मिला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही से समझा सकूं जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। और ऑफ कोर्स जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो तो हम लेते ही एंड में। तो हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज जो आप मुझसे पढ़ेंगे वो टॉपिक है आई के 6 मसल्स, 6 मसल्स ऑफ आई, जो कि उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, उनको हम देखते हैं, और वो कौन कौन से मसल्स हैं उनको भी हम देखते हैं। ऑलराइट, सो ये जो 6 मसल्स हैं ये क्या करते हैं कि हमारी आई की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और उस वजह से हमारी जो आई साइट है, हमारी जो नजर है, उसकी जो मूवमेंट है या उसकी जो उसका जो चेंज ऑफ एंगल है उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो इन जो 6 मसल्स हैं इनको एक्स्ट्राकुलर मसल्स कहते हैं। मैं आपको स्पेलिंग्स बता देता हूँ। EXTRAOCULAR, एक्स्ट्राकुलर मसल्स कहते हैं। अच्छा जी, ये क्या करते हैं? पहली तो बात ये है, 3 चीजें। नंबर 1 तो ये कि ये हमारी आंख के इर्द गिर्द, या जो हमारे खासतौर पे आई बॉल होती है, इसके इर्द गिर्द होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमारी आई बॉल को या हमारी आई को कंट्रोल करते हैं, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि ये हमारी आई बॉल को होल्ड करके भी रखते हैं। तो ये 3 इनके मेजर फंक्शंस हैं, आप इनको जरूर माइंड में रखें कि हमारी आई के इर्द गिर्द होते हैं आई बॉल के, और ये होल्ड भी करते हैं आई को, और इसकी मूवमेंट को कंट्रोल भी करते हैं। सो मसल्स कौन से हैं मैं वो बता देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, पहला है लेटरल रेक्टस। स्पेलिंग बता देता हूँ। LATERAL, लेटरल, RECTUS, रेक्टस, लेटरल रेक्टस। ठीक है। दूसरा है मीडियल रेक्टस, MEDIAL, मीडियल रेक्टस। थर्ड वन इज सुपीरियर रेक्टस, SUPERIOR, सुपीरियर रेक्टस। अच्छा है जी इंपीरियर रेक्टस, इसके भी स्पेलिंग बता देता हूँ। IMFERIOR, इंफीरियर रेक्टस। अच्छा जी, 5वां है सुपीरियर ओब्लिक, और 6 वन है इंफीरियर ओब्लिक। अच्छा, अब इनको हम एक एक करके मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक। अच्छा जी, अब ये जो मसल्स हैं ये 2 ग्रुप्स में मेजरली तकसीम किए गए हैं। तो ये ग्रुप ए और बी है। मैं आपको बताता हूँ ग्रुप ए वाले कौन से मसल्स हैं। ठीक है, तो इनका काम और इनकी बनावट के लिहाज से इनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अच्छा, ग्रुप ए जो है, तो जो ग्रुप ए है वो है रेक्टस मसल्स। ठीक है, रेक्टस मसल्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है रेक्टस मसल्स का? बेसिकली जो आई की मूवमेंट होती है, रेक्टस का मतलब होता है सीधा। तो ये मसल जो है वो आंख को सीधी डायरेक्शंस में, जैसे कि लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, मूव करने में हेल्प करते हैं और उनको यानी कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये कौन से हैं? लेटरल रेक्टस सबसे पहला, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। ये रेक्टस कैटेगरी के अंदर, या आप कह लें कि रेक्टस ग्रुप के अंदर, ग्रुप ए के अंदर ये 4 मसल्स आते हैं, जो कि पहले 4 मसल्स हैं। अच्छा जी, ग्रुप बी ओब्लिक मसल्स। ठीक है, तो ओब्लिक का मतलब होता है तिरछा या टेढ़ा। तो ये जो मसल्स हैं ये आंख को रेक्टेंगुलर शेप में या फिर घुमावदार, जिसमें हम
एक तरफ एक सीधी डायरेक्शन में नहीं बल्कि हम मल्टीपल डायरेक्शंस में देखते हैं। जैसे कि हम स्टेयर्स उतर रहे हैं तो हम साइड में भी देखेंगे और सामने की तरफ भी फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो हमारी आई मूव करती है उस वक्त, तो उस मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट्स के लिए ये जो मसल्स हैं ये काम आते हैं। अच्छा, इसमें सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक शामिल हैं। ये जो लास्ट के दो मसल्स हैं ये ग्रुप बी में आते हैं, ओब्लिक मसल्स के अंदर। अच्छा, अब हम एक एक मसल को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लेटरल रेक्टस, अच्छा ये कहाँ पे होता है जी? ठीक है, ये आंख के राइट साइड पे होता है। आप कह लें कि दोनों आंखें जो हैं आपकी, जो उनका हिस्सा कानों की तरफ है, आपकी आंखों का कानों की तरफ वाला हिस्सा, उस हिस्से में ये मसल्स होते हैं। रेटरल जो मसल है, ठीक है, तो ये उस साइड पे आपके होता है। ठीक है, और इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है वो ये है कि इसका काम है कि आंख को बाहर की तरफ पुल करना या मूव करना। यानी जब आप राइट या लेफ्ट साइड पे देखने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल, यानी अगर आपकी गर्दन सीधी है, आप बिल्कुल सीधा आपका फेस है, लेकिन आप राइट साइड पे देखना चाहते हैं और आपकी जो नजर है वो राइट साइड पे तकरीबन 40 से 45 डिग्री या 45 से 50 डिग्री तक देख सकती है। तो वो जो आपका देखना है उसमें जो आपकी आई सिर्फ मूव कर रही है, आपकी आई बॉल मूव कर रही है, तो वो इस मसल के थ्रू मूव कर रही है। ये मसल उसको बाहर की तरफ खींच रहा है और फिर ये आंख की तरफ मूव होती है और राइट या लेफ्ट साइड पे काफी दूर तक 40 से 50 डिग्री तक ये देख लेती है। तो ये है हमारा पहला मसल। अच्छा जी, इससे एक मुतालिक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये मसल जो है हमारी 6 जो नर्व होती है ब्रेन के अंदर, उससे जुड़ा होता है। अगर ये मसल जो है वो कमजोर हो जाए, ये जो नर्व है ये हमारी डिफेक्ट हो जाए या कमजोर हो जाए, तो हमारी आई जो है उसकी मूवमेंट जो है वो उसको बाहर की तरफ खींच नहीं रहा होता, तो मूवमेंट जो है उसकी अंदर की तरफ ज्यादा होती है। दूसरा हमारा मसल है मीडियल रेक्टस। अच्छा, ये जो है उसके ऑपोजिट साइड पे होता है। जो पहले हमने मसल पढ़ा है लिटरल, उसके ऑपोजिट साइड पे होता है, यानी ये नोज के पास लगा होता है, नोज वाली साइड पे आंख के अंदर ये मसल होता है। और ये इसका जो काम है ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके, जो हमने पहला मसल पढ़ा उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हमारी आंख को अंदर की तरफ खींचता है, नोज की तरफ हमारी आंख का जो हमारी नजर का फोकस है वो नोज की तरफ सेट करता है या फिर नैरो डाउन करता है उसको। अच्छा, ठीक है, तो जब आप कोई क्लोज चीज देखते हैं, जैसे आप सुई में धागा डाल रहे हो, तो उसमें जब आप एक जगह पे, एक पॉइंट पे जब आप नजर को फोकस करते हैं, तो ये जो मीडियल मसल्स हैं दोनों आपकी आंखों के, वो दोनों आंखों की आई साइड को या उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करके आपको एक पॉइंट पे फोकस करने में हेल्प आउट करते हैं, आपकी नाक की सीध में। ये बेसिकली जो दूसरा मसल है इसका ये काम है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सबसे मोटा मसल होता है आंख के अंदर, सबसे मोटा मसल होता है और ताकतवर भी होता है, क्योंकि इसका जो इस पे जो स्ट्रेस है वो ज्यादा बढ़ती है। अच्छा जी, थर्ड वन इज सुपीरियर रेक्टस, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब सुपीरियर रेक्टस जो है ये ऊपर लगा होता है, आई बॉल के ऊपर वाली साइड पे, यानी सर वाली साइड पे लगा होता है। ठीक है, इसका मेन काम जो है ऊपर ले जाना है आपको, यानी अगर आप गर्दन सीधी रखते हुए ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं, जो कि आप तकरीबन 25 डिग्री तक देख सकते हैं, अगर साइंसी लिहाज से देखा जाए, मेजरमेंट के लिहाज से देखा जाए, तो आप तकरीबन 25 डिग्री तक ऊपर देख सकते हैं। तो वो जो आपका देखना है वो मूवमेंट जो है वो इस मसल से कंट्रोल होती है। ये मसल आंख को ऊपर की तरफ खींचता है और आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन है वो ऊपर वाली जो छत होती है, जो इसको कहते हैं PLK, यस, पॉक नाम की एक हमारे ऊपर जो छत है हमारी आंख की, उसको आईलिड कह सकते हैं, वो उसका नाम है PALK, पॉक। तो उसके साथ ये जुड़ा होता है और जब ये ऊपर पुल होता है तो वो भी जो आईलिड है वो भी ऊपर हो जाती है, ताकि उसको आंख को देखने में कोई इश्यू ना हो, जो 25 से 30 डिग्री तक हम क्लियरली देख सकें। अच्छा, इंफीरियर रेक्टस है चौथा, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है इंफीरियर रेक्टस, ये हमारे बिल्कुल आंख के ऑपोजिट, यानी जो हमने ऊपर मसल पढ़ा है ये इसके ऑपोजिट साइड पे होता है, यानी ये नीचे की तरफ होता है हमारे सॉरी आंख के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और ये आंख को नीचे की तरफ पुल करता है।
ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल सीधा देख रहे हैं लेकिन आप नीचे भी देख रहे हैं और नीचे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी जो आई बॉल है उसका फोकस जो है वो नीचे की तरफ ले जाता है, उसको कंट्रोल करते हुए नीचे पुल करता है ताकि आप नीचे भी देख सकें इजीली। और नीचे आप तकरीबन 20 to 30 डिग्री तक नीचे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ एक थायराइड ग्लैंड होता है, कुछ लोगों को अगर उसका इशू हो, कोई उसकी प्रॉब्लम हो, तो ये मसल जो है वो टाइट हो जाता है और फिर ये इंसान को ऊपर देखने में दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि ये मसल जो है वो कॉन्स्टेंटली आई को नीचे पुल करता रहता है और जो एक ह्यूमन होता है उसको ऊपर देखने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सुपीरियर ओब्लिक ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ गई थी, सिग्नल्स शायद ड्रॉप हो रहे थे, तो दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा ये जो अभी आपने लास्ट सेंटेंस बोला है। ओके, ठीक है, तो 5वें मसल से दोबारा बता दूं? जी जी श्योर। ओके, अच्छा जी, सुपीरियर ओब्लिक है, ये ओब्लिक है क्योंकि, और ओब्लिक मैंने बताया पीछे कि तिरछे को कहते हैं। तो ये मसल जो है ये एक्चुअली आंख के पीछे से आता है और नाक के करीब एक हुक टाइप एक चीज होती है, उसमें से गुजर के तो हमारी आई के ऊपर जाके ये लगता है। ठीक है, ये आंख के ऊपर जाके ये सेट हो जाता है। तो अच्छा, ये क्या होता है कि आपके आई को कान की तरफ, आपके राइट या लेफ्ट साइड पे और नीचे की तरफ दोनों तरफ पुल करता है। ठीक है, क्योंकि ये ये एक स्ट्रिंग की तरह होता है और वो स्ट्रिंग एक हुक से रही, तो उसके गुजरने की वजह से ये बाहर और नीचे तरफ दोनों की तरफ पुल करता है आई को। आपको अगर इस तरह से कुछ देखना है तो आपको आई साइड, जो आपकी आई साइड है, जो विजन है, उसको वहां पे फोकस करने में हेल्प करे, यानी ये ओब्लिक तिरछा खींचता है, आई को पुल करता है। अच्छा, ठीक है, जो हमारा लास्ट है वो है इंफीरियर ओब्लिक। अच्छा जी, ये क्या होता है कि ये आंख के नीचे से ही स्टार्ट हो, तो ये अब हम ऊपर और दोनों तरफ देखने की कोशिश करते हैं, यानी तिरछा देखने की कोशिश करते हैं, तो ये मसल काम आता है, अपने साइड मिरर होता है उसको, तो छोटा मसल है। तो ये था बेसिकली, ये 6 मसल्स थे। कोई भी सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए जो आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर होंगे वो होंगे मिस तैयब। मिस राबिया ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। एंड कुछ टर्म्स इन मसल्स की मूवमेंट के लिए यूज होती हैं, वो बताने से पहले ट्रैक करने के लिए ये मसल बेसिक काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेटरल रेक्टस मसल। लेटरल रेक्टस मसल में क्या है कि वो हमारी आई को मूव करता है आउटवर्ड, यानी आंख को बाहर वाली साइड पे। देन हमारे पास है इंफीरियर मीडियल रेक्टस, मूव्स आई इनवर्ड, नोज वाली साइड पे। देन हम inferior rectus moves eye downward and or nasal way. Superior rectus moves eye upward and inward. Inferior oblique moves eye upward and outward. Superior oblique moves eye downward and outward. Then हमारे पास eyelid के muscles हैं। eyelid के 3 muscles होते हैं जो हमारी eyelid के movement को control करते हैं। ये eye के muscles नहीं होते, ना इनका eye के साथ कोई ताल्लुक होता है। जो हमारे 6 मसल हैं उन आई के एनाटॉमी के साथ बेसिक ऑर्डिक्यूलर ऑकुली मसल, इसका ये नेम है फर्स्ट आईलिड मसल का। इसका फंक्शन क्या है? आईलिड को बंद करता है। जब हम आईलिड को ऐसे आंख को बंद करते हैं तो आईलिड ऊपर से टर्न हो जाती है साइड पे, और जब जैसे हम रात को सोते हैं तो आईलिड बंद हो जाता है ऊपर से नीचे वाली बंद, तो ये वाला मसल जो है वो हमारी आंख को बंद कर देता है। जब आप आंख उस वक्त पे भी ये मसल परफॉर्म करता है। तो हमने कल का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। रिसर्च बेसिकली क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है डेटा को कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का, और उसके बाद हम उसमें कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन के लिए, डेटा कलेक्ट के लिए और
कंक्लूजन फॉर्मुलेट करने का सिस्टमैटिक प्रोसेस है. देन हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ नॉलेज. सोर्सेज हैं जिनके थ्रू नॉलेज गेन होता है. नॉलेज बेसिकली क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है या स्किल है जो को हम अपनी लर्निंग से गेन करते हैं. अच्छा, अब सोर्सेज में हमने बात की थी सबसे पहले रिवील्ड नॉलेज. ठीक है, रिवील्ड नॉलेज जो अल्लाह की तरफ से अता किया गया की सूरत में. उसके बाद है इंट्यूशन. इंट्यूशन कहते हैं विजदान को. विजदान क्या है? जैसे हम किसी भी पर्सन को देख के अपनी, यानी इसका रैशनल से कोई ताल्लुक नहीं है, लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, रैशनल प्रोसेस और कॉन्शियस इसका ताल्लुक नहीं है. ये क्या एक इनर फीलिंग है जो किसी को देख के परसीव करके हम अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये अंदाजा लगाते हैं, उसको जज करते हैं कि उसकी क्या एबिलिटीज हैं, या फिर उसकी कम्युनिकेशन के थ्रू उसको देख के उसको सुन के हम उसके बारे में कोई भी एक्ट, यानी उसके बारे में कोई जजमेंट पास करते हैं. तो ये क्या है? विजदान है. लेकिन ये जो विजदान है ये एसोसिएटेड है कुछ जैसे बुजुर्गान दीन है या कोई साहिब इल्म लोग जो भी इल्म रखते हैं, दीन का इल्म रखते हैं, वो क्या है कि अल्लाह ताला के इल्म से, जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया होता है, उसके थ्रू भी, मतलब उस एक्सपीरियंस से, उस नॉलेज से भी हेल्प लेते हैं, यानी उनको ऑब्जर्व करने के अलावा भी. ठीक है, तो ये क्या है? विजदान. फिर हमने कहा था कि एक्सपर्ट ओपिनियन और अथॉरिटी, जो स्कॉलर्स हैं, जैसे रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं, हम इनके थ्रू नॉलेज लेते हैं. जो भी एक्सपर्ट अथॉरिटी है, ठीक है, वो हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन है, यानी किसी इंडिविजुअल के पास कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज का वसी तजर्बा है, वसी नॉलेज है, और उससे हम क्या कहते हैं? उससे ओपिनियन लेते हैं और उसको हम अथॉरिटी कंसिडर करते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है एम्पिरिकल नॉलेज. ठीक है, एम्पिरिकल मींस जो भी हम अपनी सेंसरी, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, वो हमारा एम्पिरिकल नॉलेज है. जैसे हम सीइंग, हेयरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, ये जो 5 सेंसेस है हमारी, जिनको हम हवासे खमसा भी कहते हैं, इनके थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, वो क्या है? एम्पिरिकल नॉलेज है. तो ये कुछ नॉलेज. फिर इसके अलावा रीजनिंग है, वो आपको मालूम है स्पेसिफिक, इसमें 2 तरह की रीजनिंग आ जाती है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल. इंडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक. ठीक है, साइंटिफिक मेथड है, एक्सपीरियंस है, वो इंडिविजुअल जिसका जिंदगी में ज़ाती तजुर्बा है, जिसका तजुर्बा ज्यादा है, जिसने जिंदगी गुजारी है और उसने मामलात को, कामों को होते हुए देखा या सुना, तो वो क्या है? एक्सपीरियंस पर्सन है. और उससे जब हम ओपिनियन लेते हैं तो वो क्या है? एक्सपीरियंस. ठीक है, ये कुछ सोर्सेज थे नॉइंग्स के या नॉलेज के. आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस. बेसिक मेजर यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशंस है रिसर्च की, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड एंड अप्रोच. ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस की कुछ टाइप्स के नेम्स डिस्कस किए थे कल. आज हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में 4 टाइप्स हैं: बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च. अगर आप अदर सोर्सेज से इसको सर्च करेंगे तो इसके 3 भी हमें टाइप्स मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी 4 टाइप्स है: बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च. अच्छा, बेसिक रिसर्च क्या है? बेसिक रिसर्च, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, रिसर्च सिर्फ ये नहीं है कि एक चीज़ को सर्च कर दिया और उसको रीसर्च कर लिया या रीस्टडी कर लिया. जो रिसर्च है वो थ्योरी डेवलपमेंट से और रिफाइनमेंट से इसका गहरा ताल्लुक है कि थ्योरीज डेवलप होती हैं और उसको फिर रिफाइनमेंट भी की जाती है, यानी उसमें उसके थ्रू नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है, न्यू आइडियाज जनरेट किए जाते हैं, ट्रुथ आइडेंटिफाई होता है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है. तो ये रिसर्च के पर्पसेस हैं. ओके, सो बेसिक रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, लैब रिसर्च या लेबोरेटरी रिसर्च.
लैब या लेबोरेटरी रिसर्चेस को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेबोरेटरी के अंदर इस रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स पे किए जाते हैं. अब नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स क्या है, इसकी पॉपुलेशन क्या ले या सैंपल क्या ले, तो वो एलिमेंट्स या प्लांट्स यानी नॉन ह्यूमन लिविंग, इसमें ह्यूमन बीइंग पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता. और ये कंडक्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट्स. सो ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेस के अंदर ये सर्च यूज होती है. इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, प्रीसाइज होते हैं. लोकल सेटिंग्स के अंदर ये रिसर्च कंडक्ट होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अप्लाइड रिसर्च. ठीक है, अब थ्योरी कोई डेवलप हुई, रिफाइन हुई, उस थ्योरी को अप्लाई करना, टेस्टिंग करना और उसकी यूजफुलनेस को, इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट करना, ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च है. डेफिनेशन भी आप इसके देख लें. द अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग और टेस्टिंग थ्योरीज एंड इवेल्युएटिंग इट्स यूजफुलनेस इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. यानी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन थ्योरीज को जो रिफाइन हुई हैं या जो डेवलप्ड थ्योरीज हैं उनको अप्लाई करना और टेस्ट करना कि आया ये कितनी यूजफुल हैं, ये कितनी इफेक्टिव हैं, या फिर इनमें मजीद रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है. तो उसकी इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट किया जाता है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. अप्लाइड रिसर्च को हम फील्ड रिसर्च भी कहते हैं और एजुकेशनल रिसर्च भी. क्यों? क्योंकि ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, रिलेशनशिप को बिल्ड करती है. और अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट करते हैं टीचर्स, एजुकेशनिस्ट्स और अथॉरिटी मेंबर्स. ठीक है, अप्लाइड रिसर्च सिंगल पर्सन भी कंडक्ट कर सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी. यानी ये एक सिंगल पर्सन और ग्रुप दोनों तरह से कंडक्ट की जा सकती है. एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं. ओके, इसमें क्या है कि ये अप्लाई कहाँ होती है? अप्लाई होती है ये एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर, फील्ड में, फील्ड रिसर्च भी इसको कहा जाता है. तो ये एजुकेशनल सेटिंग्स में होती है और ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई होती है. नेक्स्ट आ जाती है एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च ऐसी रिसर्च है जो इमीडिएट बेसिस पे कंडक्ट की जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च जी मिस तैयबा. ओके, आवाज आ रही है? एक्शन रिसर्च से Yes. हम बात कर रहे थे अप्लाइड रिसर्च की. तो ये इसमें जो एलिमेंट्स या वेरिएबल्स है वो लेस कंट्रोल्ड और लेस प्रिसाइज्ड होते हैं. ठीक है, पहले हमने बात की बेसिक रिसर्च की. बेसिक रिसर्च में वेरिएबल्स कंट्रोल्ड होते हैं क्योंकि वो एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं बिहेवियरल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट. जबकि अप्लाइड रिसर्च में हमने बात की एजुकेशनिस्ट इसको कंडक्ट करते हैं, टीचर्स करते हैं और अथॉरिटी मेंबर्स करते हैं. नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च. द एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड. ठीक है, एक्शन रिसर्च को हम फील्ड रिसर्च या क्लासरूम रिसर्च भी कहते हैं क्योंकि क्लासरूम सेटिंग्स के अंदर अप्लाई की जाती है, इसको टेस्ट किया जाता है या फिर ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है इमीडिएट बेसिस पे. जब कोई प्रॉब्लम, जब टीचर एज अ रिसर्चर क्लासरूम में पढ़ा रहा है या इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो इमीडिएट बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शन रिसर्च कंडक्ट करते हैं. और ये क्लासरूम सेटिंग्स के अंदर भी और नेचुरल सेटिंग्स के अंदर कंडक्ट हो सकती है. और इसमें भी ह्यूमन बीइंग्स ही इसकी पॉपुलेशन होती है. पॉपुलेशन तो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन सैंपल जो है वो किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन है और जो सैंपल हैं इसमें जिन पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या जिनके लिए रिसर्च कंडक्ट की जाएगी वो क्या है, किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स होंगे. और ये फिर लोकल सेटिंग्स के अंदर रह के इसको
कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? इसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है दूसरे से, तो फिर जो रिजल्ट्स हैं वो भी सेम नहीं आएंगे। रिजल्ट्स भी डेफिनेटली वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, और जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है दूसरे से, तो इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं है, जनरलाइजेबल नहीं है। इसमें भी लेस कंट्रोल और लेस प्रिसाइज्ड एलिमेंट्स होंगे, जो भी इसके वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स कौन हैं? ह्यूमन बींग्स हैं। सिवाय बेसिक रिसर्च के अप्लाइड और एक्शन रिसर्च जो है वो दोनों ये ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन रिसर्च। अब इवैल्यूएशन क्या है? द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा, कलेक्टिंग डेटा एंड इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस। ठीक है, यानी डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। जो इवैल्यूएशन रिसर्च है वो 2 ऑल्टरनेटिव एक्शंस में जो वर्थ है, रिलेटिव वर्थ के को जज करने के लिए, उनकी वर्थ को टेस्ट करने के लिए, उसके लिए जो फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग को, ताकि वो दो ऑल्टरनेट एक्शंस में वर्थ को चेक करे कि किसकी वर्थ ज्यादा है। इसलिए ये डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है। तो होपफुली ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस है ये समझ आ गई होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड और टेक्निक में 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की फर्दर टाइप्स हैं जिसमें हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं, लेकिन रिसर्चर्स क्या करते हैं, इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यूज कर लेते हैं इन दोनों टाइप्स को। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च जिसको हम कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च। ये कुछ टाइप्स हैं। अब इंशाल्लाह हम ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड है उसको कल इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है कल हम नई क्लास के साथ मिलेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। 7 से 8 का अभी ग्रुप ऑन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कल हम एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।